आज हम लोग चैप्टर 12 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज क्यू। एक चार्ज क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है हमें एट अ पॉइंट इन स्पेस। अब कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी हुई है। सपोज करो आपके पास ना कोई एक सोर्स चार्ज है। ठीक है, एक सोर्स चार्ज ले लेते हैं हम लोग, ये। ठीक है, सपोज करो मैंने एक सोर्स चार्ज लिया, ये क्यू जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो हमें पता है ये जो चार्ज है ना, इस चार्ज का कहीं ना कहीं तक तो क्या होगा, एक एरिया होगा जहां तक इसका इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, सपोज करो जो इसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, मतलब जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो वो किसी पॉइंट पी पर है। फिलहाल के लिए मानकर चलते हैं ये पॉइंट ओ था, ये पॉइंट पी है, यहां तक इसकी फील्ड एग्जिस्ट करनी है। अब हमें वैसे एग्जैक्टली पता नहीं है कि इसकी फील्ड यहां तक लगेगी। हम चेक करना चाहते हैं कि इसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस कितना है, मतलब इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, हम वो चेक करना चाहते हैं। तो बच्चों उसके लिए हम क्या करते हैं, एक ना टेस्ट चार्ज ले लेते हैं प्लस क्यू नोड। बहुत छोटा चार्ज होता है ये। ठीक है, और इस चार्ज को हम क्या करते हैं ना, यहां पर मतलब कि इसके पास लेकर आते हैं। ठीक है, और सपोज करो कि जब हम इस चार्ज को प्लस क्यू नोड को इस पॉइंट पी पर लेकर आते हैं, तो यहां पर आकर ना इस चार्ज के ऊपर क्या लगने लग गया, फोर्स लगने लग गया। ठीक है, ये क्या था, टेस्ट चार्ज था। इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होने लग गया, किसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से। क्योंकि हमें पता लग गया इससे कि भाई इस ये चार्ज है ना हमारा कैपिटल क्यू, इसका मतलब यहां तक क्या था, फील्ड काम करता है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक बनी है। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, एक बात याद आपको ये रखनी है कि ये जो चार्ज है ना बच्चों, इसका दायरा तो यहां तक हो गया। अब ये जो प्लस क्यू नोड चार्ज है, ये हमने बहुत ही छोटा रखा है। ये सिर्फ एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, बहुत ही छोटा चार्ज है। ठीक है, इसको हमने जो है ना बहुत छोटा इसलिए रखना है क्योंकि अगर हम इसको थोड़ा बड़ा रखेंगे तो क्या होगा, इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करेगी, इंटरफेयर करेगी, जिसकी वजह से हमें क्या होगा, मुश्किल हो जाएगी इस पर्टिकुलर चार्ज का कि दायरा कितना है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक है, वो निकालने में दिक्कत आएगी। तो इसलिए जो हम टेस्ट चार्ज लेते हैं ना बच्चों, वो बहुत छोटा लेते हैं इस चार्ज के कंपैरिजन में। ठीक है, ताकि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना यूनिट पॉजिटिव चार्ज की, वो इस कैपिटल क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरफेयर ना करे। ठीक है, चलिए आपको ये समझ आ गया होगा। अब ये देखो इसके ऑप्शंस देखते हैं हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं। द फोर्स ऑन अ चार्ज क्यू दैट वुड बी एक्सपीरियंस इफ प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। एट दैट पॉइंट का मतलब होता है कि अगर जो चार्ज हमने लिया है ना यहां पर, उसके दायरे में रखा जाए। एट दैट पॉइंट का मतलब ये होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है द फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये देखो हम कोई ऐसा नहीं है कोई भी चार्ज ले लेंगे हम लोग, क्योंकि यहां पर नहीं दिया गया कि यूनिट पॉजिटिव है। मैंने बताया ना आपको यूनिट पॉजिटिव होना चाहिए, बहुत बड़ा चार्ज नहीं रख सकते। तो ये क्या आ गया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ गया। दैट वुड बी एक्सपीरियंस इफ प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, मतलब अगर उसके दायरे में रखा जाए। उसका दायरा कहां तक लग रहा था, इस पॉइंट पी तक इसका इन्फ्लुएंस था, है ना। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर बच्चों हमारा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ द सोर्स चार्ज एंड द टेस्ट चार्ज, नहीं ऐसे हम डिफाइन नहीं करेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ सोर्स चार्ज विद स्केलर ऑफ डिस्टेंस, नहीं ऐसे भी डिफाइन नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। अब यहां पर दिया गया द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस 4 मीटर। कोई हमारे पास ना एक मतलब कि वो पड़ा है, पॉइंट चार्ज पड़ा है इतने की दूरी पे। अब हमें बताना है कि इस पॉइंट चार्ज पर ना, नहीं ये हमें बता रखा है कि इसके ऊपर ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है जिसका मैग्नीट्यूड इतना है बच्चों, ये दे रखा है हमें। अब हमें ये क्या कह रहा है कि फ्रॉम द सेम इन चार्ज ऑब्जेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड दिस विल बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ। ठीक है, अगर मान लो हमने सेम इसी के अंदर ना एक ऐसा पॉइंट ऑब्जेक्ट रखना हो, ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी हो, तो वो कितने डिस्टेंस पर रखा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ना हम लोग क्या करते हैं, देखो सबसे पहले ना हम यहां पर एक चार्ज मान लेते हैं। मान लो वो जो चार्ज हमें रखना है ना, लेट द चार्ज इज इक्वल टू क्यू, हमने चार्ज क्यू मान लिया। अब यहां पर हमें ना सबसे पहले R1 दिया गया है 4 मीटर, और इसी तरह से हमें फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी गई है बच्चों 9 न्यूटन पर कूलम की। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो आप लोगों को फॉर्मूला पता है इसका, ठीक है ना। अच्छा अभी आपको ना एक जो मैंने चीज बताई, चलो ये फॉर्मूला में मैं आपको बताता हूं। अभी हमने ना एक ये पढ़े थे ना कि यहाँ पर एक हमारे पास एक कोई सोर्स चार्ज है ना, और ये कोई टेस्ट चार्ज है जिससे हमें पता लगेगा इस सोर्स चार्ज का दायरा कितना, ये टेस्ट चार्ज हो गया। ठीक है,
अब अगर ना हमें ये बताना हो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनती है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एक फॉर्मूला यूज करते हैं, एंड दैट फॉर्मूला विल बी, वो आता है हमारा F बाय क्यू नोड। ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, अगर मान लो जितना भी फोर्स यहाँ पर, ये चार्ज, ये वाला चार्ज इस पर जितना ही फोर्स लगाता है, अगर मैं डिवाइड कर दूं इस चार्ज से इसको, ठीक है, प्लस क्यू नोड से, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाती है। ठीक है, अब यहां से हमें ना फोर्स का फॉर्मूला देखो पता है, फोर्स आप लोग पढ़ के आए हो बार बार, ठीक है, क्या बनता है फोर्स का फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड इनटू क्यू नोड बाय आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। अब यहां से ना देखो आपके पास ऑलरेडी एक यहाँ पर क्यू नोड पड़ा हुआ था, ये इसको एज सच रख देते हैं, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया। तो बच्चों जो हमारे पास फॉर्मूला बनता है वो कितना बनता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड इनटू क्यू बाय आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग चलो सॉल्व करते हैं इसी तरह से। ठीक है, अब हमें पता है ये E1 रख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर हम R1 ले लेते हैं। जब आप यहाँ पर R1 लोगे, देखो वैल्यू कितनी आएगी, अभी आ गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड इनटू, ठीक है, चार्ज हमारा जो है ऐसा ही रहेगा Q, और यहां पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आपने ना यहां से क्या करना है, इसमें ना ये इसका स्क्वायर खोल दो, ठीक है, और यहां पर ना एक चीज और है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखो दे दी गई थी, तो वो हम यहां रख लेते हैं 9, ठीक है, E1, तो ये हमारा आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड, और इनटू आएगा बच्चों ये हमारा Q ओवर, ये आ गया हमारा 16। ठीक है बच्चों, यहां पर आ गया 9। अब यहां से आप Q की वैल्यू निकाल लो, Q की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से Q विल बी इक्वल टू 9 इंटू ये 16 एंड इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नोड। ठीक है बच्चों, अब यहां पर देखो, अब हमें बताना है कि जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, अब यहां पर जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन, जब हमारे पास E2 16 न्यूटन पर कूलम की होगी, ठीक है, तब क्या होगा देखो, अब यहां पर फॉर्मूला लगाओ दोबारा से, ये आ गया 16, ठीक है बच्चों, ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड, और ये आएगा हमारा Q बाय आर स्क्वायर, सेम फॉर्मूला था। अब यहां पर आप क्या करोगे, आपको निकालना है डिस्टेंस, तो आप आर स्क्वायर को इधर ले आओ। ठीक है, जब आप इसको इधर लेकर आओगे तो आपका जो फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड, और जो ये आपने Q की वैल्यू निकाली थी वो यहां पुट कर दो बच्चों इसकी जगह, तो आएगा 9 इंटू 16 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नोड। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया, ये वाला जो 16 था इसको भी इधर नीचे ले आओ, ठीक है, इसको यहां पर ले आओ इंटू 16। अब देखो क्या होगा, ये पूरा इससे कट गया बच्चों। ठीक है, अब यहां से देखो क्या होगा, एक और, ये 1/16 आएगा, सॉरी नीचे आएगा ना, ये 1/16, इससे ये कट गया, हमारे पास आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, यहां पर हम इधर जाकर क्या कर देंगे, √9, और हमारे पास आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 3 मीटर। ठीक है, ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11। अब यहां पर 2 पॉइंट चार्जेस दिए गए हैं हमें, एक +16Q और एक दिया गया -4Q का, एक x इज इक्वल टू 0 पे लोकेटेड है, x इज इक्वल टू L पे लोकेटेड है। ठीक है, अब हमें क्या कहा गया है, हमें लोकेशन कैलकुलेट करनी है पॉइंट की ऑन द x एक्सिस, जहां पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन चार्जेस की वजह से 0 हो जाए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, चलो करते हैं। देखो यहां पर मान लो कि x इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है, सपोज करो ये मैंने कोई पॉइंट ए लिया एट x इज इक्वल टू 0, यहां पर जो चार्ज है हमारा वो पड़ा है बच्चों +16Q। ठीक है, ये x इज इक्वल टू 0 पे पड़ा हुआ है। ठीक है, वहीं पर हम लोग ना कहीं एक और चार्ज लेते हैं, कोई ये देखो, ये है हमारा चार्ज -4Q, और ये पड़ा है x इज इक्वल्स टू L पे, मतलब यहां से लेकर
यहां तक इन दोनों के बीच में डिस्टेंस L है, क्योंकि L दूरी पर पड़ा है। ये हमने इन दोनों को मिलाया। ठीक है बच्चों, अब हमें ना ये क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, हाँ ये अब हमें इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों कि हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है इन दो चार्जेस की वजह से जीरो कहां होगी। तो जब भी हमें ऐसा कुछ करना पड़े ना, हम क्या करते हैं, ये जो लाइन होती है ना, इसको बाहर की तरफ एक्सटेंड करते हैं। इसको बाहर की तरफ एक्सटेंड कर दो इस तरह से। और अब हम लोग क्या करते हैं, 3 पॉइंट्स लेते हैं। एक पॉइंट बिल्कुल सेंटर में, मतलब कहीं पर भी हो सकता है ये, एक पॉइंट इधर ले लेते हैं और एक पॉइंट बच्चों इधर ले लेते हैं। ठीक है, अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखते हैं। देखो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है ना, वो क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, है ना। मतलब सीधी सी बात ये हो जाएगी कि पॉजिटिव से तो वो क्या होगी, बाहर की तरफ होगी, है ना, और नेगेटिव के वो तरफ आएगी। ठीक है, हमेशा याद रखना है कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होती है, और नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होती है। ठीक है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव में एंटर करती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, मान लो हम इन 3 पॉइंट्स का नाम दे देते हैं बच्चों। ये मान लो पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट R है। अब हमें देखना है इन तीनों पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ हो सकती है। मैंने सबसे पहले यहाँ लगाया, देखो क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, मान लो मैं इसके ऊपर निकालना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं इस पॉइंट पर फाइंड करना चाह रहा हूँ कि इन दो चार्जेस को ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जीरो होगी। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं डायरेक्शन देखूं, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इससे अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होगी। मान लो ये +16 वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड हुई। इसी तरह से ये नेगेटिव है, मैंने क्या बताया, नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होती है। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये E नेगेटिव की वजह से आ गया। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव आ गया बच्चों। अब एक चीज का ना आपने ध्यान रखना है, जब आप इन दोनों को अब ऐड करोगे, ठीक है बच्चों, आपने इन दोनों को ऐड कर दिया। जब आप इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ऐड करोगे, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में पॉइंट करती हैं, ठीक है, तो ऑन एडिशन इनकी जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो नहीं आ पाएगी इस पॉइंट पर। ठीक है, वही ना, अगर हम लोग ऐसा करते कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पर भी एक पॉजिटिव ही होता, मतलब दोनों ही अगर ये पॉजिटिव होते, तब तो हमने पढ़ रखा है कि जो नल पॉइंट होता है इनका, मतलब जो जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इनके बीच में मिलेगी, अगर ये सेम मैग्नीट्यूड के हैं। बट अगर मान लो कोई चार्ज अगर ये +4 का होता, ठीक है, मतलब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो वो कहीं यहां पर, मतलब कि क्लोजर टू दिस +4 क्यू चार्ज लाई करते फिर, अगर ये पॉजिटिव होता। ठीक है, तो आपने एक चीज याद रखनी है कि अगर हमारे पास ना दो अपोजिट चार्जेस हैं, तो इनके बीच में बनने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो दोनों चार्जेस के सेंटर में कभी भी जीरो नहीं होगी, वो क्या होगी, कॉर्नर्स पर जीरो मिलेगी आपको, आउटसाइड मिलेगी। और आउटसाइड भी कहां मिलेगी, क्लोजर टू द नेगेटिव चार्ज, बाहर की तरफ मिलती है। ठीक है, अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हम निकालते, वो बीच में जीरो हो सकता था। ठीक है, दो चार्जेस के लिए। क्लियर होगी आपको बात। अब चलो हम लोग देखते हैं कि क्या P पर हम इसको जीरो ले सकते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, आपको याद रखना है कि P पर हम इसको जीरो ले सकेंगे। क्यों, क्योंकि देखो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ लगी, अब नेगेटिव इधर पड़ा है, ये इधर की तरफ लगी, दोनों क्या इक्वल एंड अपोजिट, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ सकती है। ठीक है, अब दूसरा यहां देखो, यहां नेगेटिव की ऐसे लग जाएगी और पॉजिटिव क्योंकि इधर था तो वो इधर की तरफ लगेगी। अगेन दोनों क्या एक दूसरे से इक्वल एंड अपोजिट है, तो यहां भी E की वैल्यू जीरो आ सकती है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि हम P पर उसको जीरो कैलकुलेट करें या R पर हम उसको जीरो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब इसके लिए देखो क्या होगा। अब ये देखो बच्चों, ये ना +16 Q का चार्ज है। देखो अगर बड़ा चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसकी ज्यादा बन रही होगी, और ये नेगेटिव चार्ज है, मतलब छोटा चार्ज है। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, थोड़ी छोटी होगी। अब हमने ना इसका फॉर्मूला पढ़ा हुआ है बच्चों। ठीक है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है आपने, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है के क्यू ओवर आर स्क्वायर, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, अब ये देखो यहां पर देखो, क्योंकि ये बड़ा चार्ज है, ठीक है, और इससे डिस्टेंस भी P का क्या है, कम है ना, तो इसकी क्योंकि इसकी ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज्यादा है, तो इसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। वहीं अगर मैं बात करूं -4Q चार्ज की, एक तो ये छोटा चार्ज है, ऊपर से क्या हो गया, इस पॉइंट P तक का इसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया, तो जब ये R इसका कम हो जाएगा बच्चों, तो जब ये R देखो बहुत ज्यादा है, अगर ये डिस्टेंस इसका बहुत ज्यादा हो गया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, एक तो ये छोटा है पहले डिस्टेंस की वजह से, इसका इफेक्ट और कम हो जाएगा।
मतलब इस पॉइंट पर अगर मैं दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड कर दूं ना तो वो जीरो नहीं आ पाएगी, समझ गए, क्योंकि ये बहुत छोटा है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत छोटी है, तो वो जीरो नहीं यहाँ पर, मतलब दोनों मिलकर एक दूसरे के चार्ज को बैलेंस नहीं कर पाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं आ पाएगी। हमेशा अब इसके लिए आप याद कर रखोगे, जो आपका छोटे वाला चार्ज होगा ना तो उसके बाहर की तरफ ही आपको हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैलकुलेट करनी है। चलो आइए अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है बच्चों। अब ये हो गया हमारा डिस्टेंस, इतना एल हो गया। अब सपोज करो इस पॉइंट ए से लेकर ना इस पॉइंट आर तक का डिस्टेंस हम मान लेते हैं एक्स है, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बच्चों, एट आर निकाल दो। जब आप आर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो हम देखेंगे कि E1 प्लस E2 का सम कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, दोनों को ऐड करके। अब हम दोनों की ना फॉर्मूलाज रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसका कितना हो गया K, और फर्स्ट चार्ज की वैल्यू कितनी है 16, ठीक है, Q ओवर में R स्क्वायर। ऐसे ही हम इसको ऐड करते हैं दूसरे वाले को, K इसके लिए कितना है -4Q, तो यहाँ रख दो -4Q ओवर में बच्चों X माइनस L का होल स्क्वायर, और इसको हम कितने के इक्वल रखेंगे, 0 के। अच्छा एक चीज और देखो बच्चों, ये जो हमने डिस्टेंस था ना यहां से लेकर यहां तक हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हमने x लिया तो यहाँ पर x लिखेंगे हम लोग, r नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा x स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब यहां से आप क्या करो, देखो इधर भी k है, इधर भी k है, बीच में प्लस है, तो k कॉमन आ जाएगा, तो k को कॉमन निकाल लिया। जब आप इसको कॉमन लोगे तो ये आएगा 16Q ओवर x स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस हो जाएगा, माइनस आएगा यहाँ पर 4Q ओवर x माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब जब आप इस k को इधर लेकर आओगे तो ये 0 हो जाएगा, ये वैनिश हो गया। तो अब हम इस इक्वेशन को देखो बच्चों कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे, इसको पहले मैं रब कर लेता हूं, ठीक है। अब इसको देखो कैसे लिखेंगे, इट विल बी 16Q ओवर x स्क्वायर, इसको हम क्या करेंगे इक्वल टू के उधर लेकर जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, इट विल बी 4Q ओवर x माइनस L का होल स्क्वायर आ गया बच्चों, ठीक है। अब जैसे जैसे आप इसको कर सकते हो, काट सकते हो, काट दो, ये Q से Q कैंसिल हो गया, ऊपर से ऊपर काट सकते हो आप, नीचे से नीचे, ठीक है, 4 1 जा 4 एंड 4 4 जा 16, ये कट गया। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, साथ ही एक स्टेप बचेगा हमारा, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बनेगा 4 इंटू एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, और ये x के इधर चला जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहां से x, अब इस पे क्या करोगे, इसको ना वो कर दो आप, इसका अंडर रूट खत्म कर दो, स्क्वायर खत्म कर दो, ठीक है। तो देखो हम इसको कैसे लिखेंगे, मैं थोड़ा इधर की तरफ लिख देता हूं इसको पहले, ठीक है। अब जब आप इसका यहां से स्क्वायर खत्म करोगे तो इधर आ जाएगा अंडर रूट 4x माइनस एल का होल स्क्वायर। अब 4 का हमें पता अंडर रूट कितना होता है बच्चों 2, और इसके स्क्वायर से इसका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 2 इंटू एक्स माइनस एल। अब इस 2 को अंदर की तरफ आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, देखो क्या आएगा 2x माइनस 2l, ठीक है बच्चों। यहां से अब आप इजीली इसमें से x की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो जब आप इसमें से इस वैल्यू निकाल लोगे तो इसको इधर ले आओ, -2x को, इज इक्वल्स टू -2l। इसमें जब आप इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा -x विल बी इक्वल्स टू -2l, ये इससे कैंसिल हो गया एंड x विल बी इक्वल्स टू 2l, ठीक है बच्चों, समझ आ गया। इसका मतलब अब जहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से जीरो बनेगी, वो क्या बनेगी, इस प्लस Q16 से, ठीक है, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज की तरफ, वो एट अ डिस्टेंस 2l पर बनेगी, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा। अब यहां पर देखो क्या दिया गया है कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस है इनकी पिक्टोरिकल एक रिप्रेजेंटेशन हमें दी हुई है इस क्वेश्चन में, ठीक है। और अब हमें ये क्या चाहता है कि स्टडी द गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंटेशन एंड आइडेंटिफाई वन इनकरेक्ट क्वालिटेटिव इंप्रेशन गिवन बाय दिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। चलो देखो पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूं, देखो अभी मैंने बताया आपको पीछे, ये भी बच्चों पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये भी पॉजिटिव चार्ज हो गया, है ना। हमने क्या पढ़ा था कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं अगर दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल हो, जितने का ये चार्ज अगर उतने का ये हो, तो दोनों का जो नल पॉइंट होता है वो बीच में, मतलब दोनों के एक सी पॉइंट पर क्या आकर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड
जीरो हो जाएगी, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल पॉइंट, है ना। तो यहाँ पर जीरो हो सकती है। दूसरी बात, अभी देखो यहाँ पर जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत क्लोजर होंगी, तो इस पॉइंट पर ए पर बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनेगी। अब बी देखो, बी इसने यहां ना देकर यहां दे दिया। सपोज करो एक पॉइंट अगर यहाँ पर डी नाम का होता तो हम कहते हैं कि ए और डी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी, बहुत स्ट्रॉन्गर बनेगी। वही अगर आप बाहर की तरफ जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर हो जाएगी। ठीक है, चलो अब इसके हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ए की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है देन बी। हाँ बिल्कुल, मैंने अभी आपको बताया। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन इज टू डायमेंशनल, नहीं बच्चों ये जनरली टू डायमेंशनल नहीं होती, ये 3D में होती है, 3 डायमेंशनल होती है। ठीक है, तो ये गलत हो गया पॉइंट। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी इज जीरो। हाँ बिल्कुल, दोनों की वजह से बनने वाली, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो बीच में आएगा नल पॉइंट। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज पॉइंट्स अवे फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल सही है, पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव में एंटर करती है। तो इस क्वेश्चन का जो इनकरेक्ट आंसर हो गया बच्चों, दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अब यहां पर ये कह रहा है कि जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ई का, ठीक है, वो कुछ इस तरह से है कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को प्लेस कर दें तो वो उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है उसके वेट के इक्वल, वही हमें निकालना है कितना होगा। ठीक है, तो देखो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ना बच्चों, वो होती है F बाय क्यू, हमने अभी पढ़ा ये फॉर्मूला। ठीक है, अब यहां पर ना हमें क्या करना है, देखो फोर्स की अगर आप यहां से वैल्यू निकाल लो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगी, E इंटू क्यू आएगी ये। ठीक है, अब ये इसी चार्ज की बात कर रहे हैं, यहां पर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन प्लेस कर देंगे। जब यहां पर आप इलेक्ट्रॉन प्लेस करोगे तो क्या आएगा, E इंटू कैपिटल ई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक है, अब सबको पता है कि जो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, F इज इक्वल टू mg होता है बच्चों। ठीक है, यहां पर आप क्या करो, इसकी जगह ये पुट कर दो, यहां पर F था ना, इस इक्वेशन में ये mg पुट कर दो, करो यहां पर mg पुट। जब यहां पर mg पुट करोगे, mg विल बी इक्वल टू E इंटू कैपिटल E आएगा ये। ठीक है बच्चों, यहां से आप इलेक्ट्रिक फील्ड की अब वैल्यू निकाल सकते हो कितनी आएगी। ठीक है, निकाल दो, E इज इक्वल्स टू कितनी आएगी, mg बाय E। समझ आ गई आपको। अब mg बाय E देख लो, आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहां पर हमें क्या करना है, एक ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, जो वेरिएशन देगा कुलम्बिक फोर्स F की 1/r स्क्वायर के साथ, जहां पर जो डिस्टेंस r है दो चार्जेस के बीच में, और दो चार्जेस का ना आपको पेयर दिया हुआ है, एक पेयर ये दिया हुआ है बच्चों और एक पेयर आपको ये दे रखा है। हमें क्या करना है, बनने वाले दोनों से ग्राफ को इंटरप्रेट करना है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को अच्छे से करते हैं, हमें क्या दे रखा है। ठीक है, अब इसमें हम दो केस लेकर चलेंगे। सबसे पहले मैं लेता हूं केस 1 बच्चों। ठीक है, केस 1 में ना मेरे पास जो चार्जेस आते हैं, ठीक है, Q1 आएगा यहां पर 1 माइक्रोकूलम का, और यहां पर जो Q2 आएगा बच्चों वो आएगा हमारे पास 2 माइक्रोकूलम का। ये दो चार्जेस हो गए केस 1 में। ठीक है, अब अगर आप इसके ऊपर ना लगने वाला F1 की वैल्यू निकाल लोगे, वो आपको पता है कितना आएगा, K, ठीक है, Q1 इंटू Q2 ओवर क्या लिखोगे, R स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर Q1 Q2 की वैल्यू रख दो, इट विल बी K 1 माइक्रोकूलम इंटू क्या आएगा बच्चों, 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, ओवर में आएगा इनके नीचे R स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपके पास कितना आएगा, F1 की वैल्यू आपके पास आएगी बच्चों 2K। ठीक है, ये माइक्रोकूलम आ जाएगा और इनटू क्या आएगा 1/r स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से हमें पता लग गया कि जो F1 है ना, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस R स्क्वायर। ठीक है, और एक और बात है, देखो यहां पर हमने ये पूरा लिया है बच्चों, अगर हम सिर्फ R स्क्वायर कहते हैं ना बच्चों, सॉरी इनवर्सली नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा ये। यहां पर अगर मैं सिर्फ R स्क्वायर कहता फिर ये इनवर्सली होता। अब मैंने पूरा ही लेना है, इसमें 1/r स्क्वायर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 1/r स्क्वायर तो क्या होगा, F1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। अभी एक चीज और देखो, अगर आप देखोगे, देखो ये वाला चार्ज भी पॉजिटिव है, यहाँ पर ये वाला चार्ज भी पॉजिटिव है, और हमें पता है कि दो लाइक चार्जेस के बीच में कैसा फोर्स एग्जिस्ट करता है, रिपल्सिव फोर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब अगर हम क्या करें, ये जो हमारे पास इक्वेशन थी, ठीक है, ये वाली इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन को अगर मैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करूं, देखो F1 को मैं ले लूं y एक्सिस पर। ठीक है, तो मेरे पास ना ये जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं, ये आ जाएगा स्लोप,
और मैं क्या करूंगा एक्स एक्सिस पर इसको ले लूंगा, तो मेरे पास आएगा y इज इक्वल टू एम एक्स। अब मुझे बनाना रिपल्सिव टाइप का ग्राफ, इसका मतलब क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ की इक्वेशन है, ठीक है। तो देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं। ऐसे y एक्सिस पर रखा बच्चों फोर्स और x एक्सिस पर क्या रख दिया हमने 1/r², ठीक है। अब ये स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन कुछ इस तरह से बिल्कुल बीच में से पास होता हुआ ग्राफ बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये कैसा ग्राफ है, रिपल्सिव। और इसका ग्राफ का ना हमें स्लोप भी पता है, हमें इसका स्लोप कितना है इसका 2k, ठीक है बच्चों। चलो अब नेक्स्ट केस हम लोग देखते हैं इसका, ठीक है। केस नंबर 2 की बात करते हैं, सेकेंड केस। अब सेकेंड केस में ये दो चार्जेस गिवन है हमारे पास, मतलब Q1 की वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम की और Q2 की वैल्यू हमें दे दी -3 माइक्रोकूलम, ठीक है बच्चों। अब यहां से भी आप फोर्स F2 की वैल्यू निकाल लो कितनी आएगी। सो F2 विल बी आएगा हमारा K, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं इसको, देखो जब आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा -6, ठीक है बच्चों। 2 3 जा 6 होता है ना, -6k और इनटू आएगा हमारा 1/r²। अब यहां पर फिर देखो आप जो F2 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r² ही लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में 1/r² दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर आप इसको भी क्या करते हो, यहां से इस F2 को भी बच्चों स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करते हो, तो y एक्सिस पे हम रखेंगे F2 और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है क्या बनेगी, स्लोप। इसका स्लोप अब नेगेटिव आता है बच्चों, -mx आ जाएगा, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हम ये रख देंगे तो ये आएगा नेगेटिव। अब देखो नेगेटिव के साथ जो ग्राफ बनेगा वो किस तरह का बनेगा, ठीक है। यहां रखेंगे फोर्स और ये जो ग्राफ होगा ना बच्चों, देखो एक पॉजिटिव, एक चार्ज पॉजिटिव है हमारा, ठीक है, और एक चार्ज क्या है, नेगेटिव। अब हमें पता है अनलाइक चार्जेस के बीच में क्या होती है, अट्रैक्शन। तो ये जो फोर्स होगा ना हमारा, क्योंकि अट्रैक्टिव है, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा ये टुवर्ड्स ऐसे एफ एक्सिस की तरफ बनेगा, यहां पर आएगा 1/r², क्योंकि एक ऐसा फोर्स है अट्रैक्टिव। समझ आ गई आपको बात। और इसका स्लोप भी हमें पता है कितना है, इसका जो स्लोप आता है बच्चों कितना आता है, -16k। अगर आप इस स्लोप को मैग्नीट्यूड में लिखते हो तो कितना आएगा, ये +16k में हो जाएगा, और ये तो ऑलरेडी आप इसको रखते हो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ठीक है बच्चों। अब अगर आपको दोनों ग्राफ्स को मिलाकर अगर ग्राफ बनाना हो तो कैसे ग्राफ बनाओगे इसका, देखो इस तरह से बनाओगे, ठीक है। ये होगी आपकी फोर्स एक्सिस, ऊपर पॉजिटिव नीचे ये नेगेटिव, ठीक है। अब यहां पर आप रखोगे 1/r²। अब हम पता था कि ये रिपल्सिव था तो ऐसे जाएगा, है ना। ये हमारा हो गया केस 1 का ग्राफ। ऐसे ही ये कहां था, थोड़ा सा टुवर्ड्स एफ एक्सिस था, क्योंकि यहां पर स्लोप क्या आ रहा है, देखो सेकंड ग्राफ में स्लोप भी ज्यादा है बच्चों और यहां पर स्लोप कम है। हमें ये पता लगता है ग्राफ से कि जो ग्राफ 1 है हमारा उसमें स्लोप कम आता है, ग्राफ 2 में स्लोप मैग्नीट्यूड जो है स्लोप का ज्यादा आता है, ठीक है। तो ये ग्राफ बन गया, ये बन गया हमारा केस नंबर 2 की वजह से, ठीक है। अब अगर आप क्या करते हो, अच्छा एक चीज और है इसमें, अगर आप देखोगे मैग्नीट्यूड, देखो फोर्सेस की अगर आप मैग्नीट्यूड कर दोगे, ठीक है, तो आपको पता लगेगा कि F2 की मैग्नीट्यूड ज्यादा है। जब आप इसको, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या करेगा, पॉजिटिव कर देता है नेगेटिव वैल्यू को भी, तो F2 का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है बच्चों, F1 से ज्यादा आ रहा है, ठीक है। ये हमें अच्छी तरह से पता है। अच्छा अगर अब मैं क्या करूं, मैग्नीट्यूड के हिसाब से ग्राफ बनाता, ठीक है, तो देखो ग्राफ कुछ इस तरह का बनता हमारा। क्या करते हैं हम लोग, ऐसे करके ये बनाया है, ठीक है। यहां पर वही फोर्स रखते, यहां पे 1/r² रखते, ठीक है। अब जब मैं F1 के लिए बनाता उसके लिए जो स्लोप आता वो कम आता, इस तरह से, है ना। या फिर आप कह लो कि मैग्नीट्यूड फोर्स F1 का क्या है, कम है, और F2 का क्या है बच्चों, ज्यादा मैग्नीट्यूड था, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड के हिसाब से बन गया। अब आपको जो इसने क्वेश्चन में पूछा था, इसने ये पूछा इंटरप्रेट द ग्राफ्स ऑब्टेन्ड, इन ग्राफ से आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। अब आप इनसे क्या बताओगे कि जो ग्राफ आता है, ठीक है, इंटरप्रिटेशन यहां लिख देता हूं मैं। फर्स्ट तो देखो आपको यही बात पता लगती है, आप ये भी लिख सकते हो कि जो मैग्नीट्यूड है फोर्स 2 की वो फोर्स 1 से ज्यादा है, या ग्राफ आप ये लिख सकते हो, मैं सिंपल में लिख देता हूं कि जो ग्राफ 1 हमारे पास आया, ठीक है, वो कैसा आया, रिपल्सिव टाइप। और जो हमारे पास बच्चों ग्राफ नंबर 2 आया वो कैसा आया, अट्रैक्टिव।
फिर सेकंड आपको क्या पता लगा कि जो मैग्नीट्यूड है ऑफ स्लोप ऑफ ग्राफ 1, ठीक है, इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ ग्राफ 2 बच्चों, ठीक है। या यहां से आप एक और चीज यहां पर कह सकते थे कि जो ग्राफ्स है ना, ठीक है, वो एफ जो है हमने फोर्स जो है वो 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है और वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनते हैं, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो इसमें नंबर 3 पे, ठीक है। और जो ग्राफ्स ऑब्टेन्ड है वो कैसे हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। अब यहां पर ना हमें एक चार्ज दिया गया है, ठीक है, वो चार्ज क्या हमारा Q इज फिक्स्ड ऑन द वाई एक्सिस, इसको हमने वाई एक्सिस पर फिक्स किया है एट अ डिस्टेंस 1 मीटर, 1 मीटर के डिस्टेंस पर फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद ये क्या कर रहा है, दूसरा चार्ज है प्लस 2Q, इसको हमने वाई एक्सिस पर रखा एट अ डिस्टेंस √2 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन। चलो पहले ग्राफ इसका वो बना लेते हैं हम एक, ठीक है। इसको हम लेते हैं एक्स और वाई उसमें एक्सिस के हिसाब से। अब जो प्लस क्यू है ना, ये कह रहा है हमने वाई एक्सिस पर रखा है 1 मीटर के डिस्टेंस पर, मान लो यहां पर है वो कहीं पर, ठीक है, यहां पर रख दिया चार्ज प्लस क्यू, ठीक है। अब इसका x का कोऑर्डिनेट 0 हो गया और y का कोऑर्डिनेट हमें दे दिया कितना, 1 मीटर, ठीक है बच्चों। अब एक और कह रहा है ये कि एक प्लस 2Q का चार्ज है जो हमने x एक्सिस पर रखा है एट अ डिस्टेंस √2 मीटर, मान लो वो यहां पड़ा है, ठीक है। एक चार्ज का क्या है ये प्लस 2Q, ठीक है बच्चों। अब ये कितने के डिस्टेंस पर है, √2 मीटर, मतलब x का कोऑर्डिनेट √2 हो गया और y का कोऑर्डिनेट 0 हो गया बच्चों यहां पर। अब सपोज करो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट मान लो B है, ठीक है। अब हमें क्या कह रहा है कि एक थर्ड चार्ज है -Q, वो यहां ओरिजिन पर रख दिया गया, समझ गए। अब हमें बताना है डायरेक्शन जिसके अंदर -Q चार्ज क्या करेगा, मूव कर सकेगा, ठीक है। अब देखो अगर आप क्या करते हो, फोर्स निकालते हो OA, OA का मतलब क्या होगा कि जो चार्ज O पर रखा है, ठीक है, उसके ऊपर जो चार्ज A पर रखा है वो कितना फोर्स एक्सर्ट करता है, ठीक है। फोर्स ऑन चार्ज -Q ड्यू टू चार्ज प्लस 2Q, ठीक है, ये हमें निकालना है एट A। अब निकालो, जब आप रखोगे क्या आएगी K, ठीक है, और कितने का आ गया एक चार्ज हमारे पास 2Q, और इसका मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे इनटू Q, और डिस्टेंस कितना है बच्चों √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे कैसे आएगा ये, ठीक है, आप इसको लिख सकते हो K2Q स्क्वायर और √2 को √2 से मल्टीप्लाई, सेम क्वांटिटीज जब मल्टीप्लाई होती है अंडर में तो वही क्वांटिटी आ जाती है, ठीक है, क्योंकि √ से √ कैंसिल हो जाता है। अब यहां से 2 से 2 हमारा कट गया, ये आ गया हमारे पास KQ स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ये वाली इक्वेशन आ गई। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहां पर निकालते हैं कितना फोर्स आएगा, ठीक है, निकाल दो। ये आएगा हमारा OB, मतलब इसके ऊपर -Q के ऊपर इस प्लस Q की वजह से कितना चार्ज लगता है, वो आएगा बच्चों KQ इंटू Q, और डिस्टेंस कितना था 1, तो यहां से जब आप लिखोगे तो कितना आएगा KQ स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 आ गई यहां से, ठीक है। अब जब आप इसका डायरेक्शन निकाल लोगे तो रिजल्टेंट फोर्स का, ठीक है, क्या लिखोगे, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है बच्चों, ये कितनी आएगी, इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं हम लोग, टेंजेंट थीटा, ठीक है, और ये कितना आएगा हमारे पास, ठीक है। इसके लिए आप क्या करोगे, डिवाइड कर दो। अब डिवाइड कैसे करोगे, फोर्स OB डिवाइडेड बाय फोर्स ऑन OA वाला ये, ठीक है।
जब आप दोनों की वैल्यू को देखो डिवाइड करोगे तो ये वाला कितना आया था के क्यू स्क्वायर, और ये नीचे वाला भी कितना आया था के क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब कितना आएगी यहाँ पे वैल्यू, देखो कट के एक वैल्यू आ गई। और हमें पता है कि जो टेंजेंट हमारे पास टेंजेंट थीटा की जो वन वैल्यू आती है वो कितने पे आती है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे। ठीक है, इसका मतलब जो माइनस क्यू चार्ज होगा वो डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, जिसमें वो क्या कर रहा होगा, एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।